सो नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट फोटॉन। फोटॉन क्या है? तो पहले तो डिस्कशन हमने किया ही ना कि जो वेव है या जो मटेरियल है जनरली दे बिहेव समटाइम लाइक पार्टिकल एंड समटाइम हैविंग वेव नेचर। तो फोटॉन जो है प्लैंक ने सबसे पहले कंसीडर करा और बताया कि फोटॉन जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव नहीं करता है, बल्कि उसमें पार्टिकल नेचर होता है। और उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो एनर्जी है ना लाइट की या किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। जैसे वेव की एनर्जी क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस होती है। जैसे लाइट है, अगर वो वेव है, लाइट वेव माने तो वो कॉन्टिन्यूअसली कमरे में अगर लाइट जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी हमको मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो पार्टिकल होता है ना, पार्टिकल होता वो कितना तेजी से मतलब हमको एनर्जी पार्टिकल से चाहिए। कुल मिला के समझ लीजिए कि आपको अपने सबसे आर्च एनिमी जो सबसे भयानक का दुश्मन है उसका खोपड़ा तोड़ना है। तो आपके पास क्या है? पत्थर है, पत्थर है और आप उसका खोपड़ा तोड़ना चाहते हो तो क्या करोगे? उस पत्थर को तेजी से चला के मारना शुरू करोगे। तो चाहे कितना तेज तुम चला के उसको मारना शुरू करो, अगर एक बार में 1 सेकेंड में एक पत्थर उसको मारे तो एक बार लगेगा, है ना। लेकिन जब अगला पत्थर तुम मारोगे तो पहले पत्थर लगने और दूसरे पत्थर लगने में बीच में क्या होगा? टाइम इंटरवल होगा, है ना। तुम और अपनी स्पीड बढ़ा दो, कितना स्पीड बढ़ा दो, 1 सेकेंड में तुम 100 पत्थर उसको मारो, लेकिन हर एक पत्थर के लगने और दूसरे पत्थर के लगने के बीच में कुछ ना कुछ अंतराल रहेगा, कुछ ना कुछ टाइम गैप रहेगा। मतलब कि अगर पार्टिकल नेचर है किसी मैटर का तो एनर्जी डिलीवरी में क्या होगा? टाइम गैप होगा। एनर्जी डिलीवरी में क्या होगा? टाइम गैप होगा। जबकि अगर वेव नेचर होगा तो एनर्जी डिलीवरी में टाइम गैप नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये। तो फोटॉन के बारे में सबसे पहले मैक्स प्लैंक, ये मैक्स प्लैंक वही साहब है जिन्होंने आइंस्टीन को बुलाया और मौका दिया प्लैंक इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए और उनके कोर्स को सामने लिया है। तो मैक्स प्लैंक जो है जर्मन साइंटिस्ट थे और 20वीं शताब्दी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं प्लैंक, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया और एक नया रास्ता खोला क्लासिकल फिजिक्स के अलावा। और प्लैंक ने ही कहिए तो नींव डाली क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है। तो वो क्वांटम मैकेनिक्स वही बताता है कि एनर्जी जो होता है ना वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, बल्कि डिसकंटिन्यूअस होता है और लगातार कहीं इमिट होने की बजाय अचानक जो है इमिट होता है। तो इसी तरह उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू प्लैंक मैक्स प्लैंक light consists of small packets, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लाइट कंसिस्ट यानी लाइट एनर्जी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, हैविंग फिक्स्ड अमाउंट। These quantized packets are known as photon। तो प्लैंक ने ये बताया कि लाइट जो है वो
कितने के लिए, आधे किलो के लिए, 1 किलो के लिए और 5 किलो के लिए। इसी तरीके से उन्होंने बताया, प्लैंक ने बताया कि लाइट एनर्जी भी छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी होती है और इन पैकेट्स में इतनी एनर्जी ही हो सकती है, h न्यू, इससे ज्यादा नहीं। हर एक पैकेट की एनर्जी कितनी होगी, h न्यू, हर पैकेट की एनर्जी कितनी होगी, h न्यू, यानी सारे पैकेट की एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है ना। उसको क्या कर दिया गया है, स्थिर कर दिया गया, उसकी एनर्जी इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती है ना। और ये जो छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं, इन्हीं पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया गया फोटॉन। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स हैविंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज नोन एज फोटॉन। जिस तरीके से भी आप डिफाइन कर सके कर दीजिएगा। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन के बारे में। फोटॉन की प्रॉपर्टीज पे अब हम आ जाते हैं। देखो फोटॉन क्या है, आखिर है तो वो लाइट ही, फोटॉन है तो लाइट ही। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वही फोटॉन की भी स्पीड होगी। तो स्पीड ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। दूसरा, एनर्जी जो होगी ना फोटॉन की, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू proportional to frequency of light। ठीक है, यानी E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, तो E इज इक्वल टू कितना होगा, h न्यू, है ना। या E की कहेंगे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो h आता है, h क्या है, टाइम कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप शुरू से जानना है 6.6 to 6 × 10⁻34 जूल × सेकंड। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, क्या फोटॉन जो है लाइट की स्पीड से चलता है, इसकी एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। और इसके आगे की बात हम लोग करते हैं, तो एनर्जी के बारे में बात हो गई। मोमेंटम की बात करें, फोटॉन में मोमेंटम भी होगा क्योंकि पार्टिकल है। तीसरा पार्ट, तीसरी प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी आप जान चुके। तीसरी प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बताती है कि फोटॉन या लाइट जो है पार्टिकल नेचर का है, वो ये है कि मोमेंटम ऑफ फोटॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हो, h/mv, है ना, या h/p। तो यही p क्या है, मोमेंटम है, यानी मोमेंटम ऑफ फोटॉन जो होगा वो क्या होगा, h/λ। तो फोटॉन के पास मोमेंटम भी होता है, ये भी आपने प्रूफ करके दिखाया। यानी मोमेंटम है तो ये क्या करेगा, फोर्स भी एक्सर्ट करेगा। ये भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। और आइंस्टाइन के हिसाब से हम ये प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि फोटॉन हैज मास, फोटॉन हैज रेस्ट मास 0। रेस्ट मास तो 0 होता है, बट mc² इज इक्वल टू h न्यू, ये हमने सीखा था। अगर वैसे निकालें, रेस्ट मास 0 ना हो, तब ये कितना हो जाएगा, h न्यू अपॉन c²। ये ठीक है, ये आइंस्टाइन के हिसाब से हो गया मास। अगर हमें रेस्ट मास क्या होता है,
उस समय उसका मास 0 होगा, लेकिन अगर उसमें वेलोसिटी है और वो भी कंपैरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट तो इसका मास आपको साफ साफ महसूस होगा। आगे की बात करते हैं तो आप ये जान लीजिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी, फोटोन जो है एक मीडियम, जैसे मान लो ये लाइट, ये एक इंटरफेस है एक्स वाई, ये एक मीडियम है और ये एक दूसरा मीडियम है। ऐसे ये फोटोन आया, बिहेवियर इसका बिल्कुल वही होगा जो लाइट का है ना। तो यहां जो फोटोन है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता मीडिया चेंज होने पे, लेकिन वेवलेंथ चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है। तो यही हम लिखेंगे व्हेन, पांचवी प्रॉपर्टी, व्हेन फोटोन travels या फोटोन moves from one media to other, its frequency remain unchanged। ठीक है, मान लो ये फोटोन है ना, यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो यहाँ भी जब ये पहुंचेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू ही होगी, है ना। कंडीशन दिया हुआ है न्यू इज ग्रेटर देन न्यू है, लेकिन वेवलेंथ क्या होगा, बट स्पीड एंड वेवलेंथ विल चेंज। लेकिन स्पीड और वेवलेंथ जो होगा फोटोन का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी अगर यहाँ इसकी स्पीड c1 है तो यहाँ c2 हो जाएगा, यहाँ इसका वेवलेंथ अगर λ1 है तो यहाँ λ2 हो जाएगा, हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। बस इतनी प्रॉपर्टी काफी है आपको याद रखने के लिए, और आगे की तरफ हम चलेंगे और आज बात करेंगे एक न्यूमेरिकल छोटा सा जरा कर लेते हैं, एनर्जी देख लेते हैं फोटोन की निकाल के। तो ये प्रॉपर्टीज याद रख लीजिएगा, आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो कौन किसने जो है क्वांटाइजेशन किया लाइट का, मैक्स प्लैंक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ 20th century, and he introduces many scientists जो प्रकाश में उनको ले आए, जैसे कि मैक्स प्लैंक, जिससे आइंस्टीन देख के शायद प्लैंक ना होते तो आइंस्टीन को वो जगह ना मिली होती जो उन्हें मिली है। तो प्लैंक वाज नॉट ओनली अ साइंटिस्ट बट अ ह्यूमनिस्ट टू, है ना। उन्होंने ऐसे खोजों को तरजीह नहीं दी जिससे मानवता को नुकसान हो, खासकर बार्न हैबर्स प्रोसेस। उस दौरान जो है हैबर ने अमोनिया की हेल्प से काफी खतरनाक गैसों के निर्माण में योगदान देना चाहा था, या दिया भी था उसने जर्मनी को, उसका वो काफी विरोध करते थे। इवन उनका साथ उस समय आइंस्टीन ने भी दिया। तो सारी कहानियां हैं और आपके पास समय होगा तो आप खोज के पढ़ते रहिएगा। अब आगे हम मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ light is 3 into 10 to the power 14 hertz, then find energy and wavelength of 9 photons। तो ये चीज हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल एनर्जी nh नहीं होता है ना। n क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो कितने ना है, 9 है। h की वैल्यू 6.626 into 10 to the power -34। न्यू की वैल्यू दी है 3 into 10
6 to 6 और ये हो जाएगा 10 to the power -20 जूल। इतनी जूल एनर्जी है ना, कितने फोटॉन्स की होगी? 9 फोटॉन्स की होगी। अब अगली बात कि जो ये फोटॉन्स हैं इनकी वेवलेंथ कितनी होगी? तो E एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? E = h न्यू होती है ना, h न्यू। तो h न्यू जो होगा h and न्यू = what? c by lambda। E की वैल्यू आपके पास पहले से मालूम है, तो E = हाँ एनर्जी एक की एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे अगर हम करें 6.626 into 10 to the power -34 and this frequency is what? 3 into 10 to the power 14 है ना? यार इतना लंबा चौड़ा बनाने क्या जरूरत है? c by lambda से हो जाएगा। हमें क्या निकालना था? वेवलेंथ। लैम्डा कितना हो जाएगा? लैम्डा c by न्यू। तो c की वैल्यू कितनी है? 3 into 10 to the power 8 and its frequency is given 3 into 10 to the power 14। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 to the power -6 मीटर, यानी 1 माइक्रोन उसका वेवलेंथ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी, ये हमने पढ़ा। अब फोटॉन के बारे में यहाँ तक तो हम जान गए और हमने ये जान लिया कि फोटॉन एक पार्टिकल की तरफ बिहेव कर रहा है। अब यहाँ से हमारी शुरुआत होगी आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन उसकी, जिसे उनको नोबेल प्राइज मिला, और वो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, अच्छा एक चीज ये जान लो, जब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की खोज की गई, यानी वो जमाना बहुत पुराना था, 1885 का जो जमाना चल रहा था, उस जमाने में यही माना जाता था कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा है? वो पार्टिकल नेचर नहीं है, बल्कि वो क्या है? वेव नेचर का है, ऐसा माना जाता था। अब हमने तुमको शुरू में ही बताया था कि ऐसे में अगर वेव नेचर है तो किसी लाइट की एनर्जी टोटली डिपेंड करेगी किस चीज पे? उसके इंटेंसिटी पे, कि कितनी मात्रा आपने लाइट की ली है। जितना ज्यादा लाइट उतनी ज्यादा एनर्जी, ये चीज, क्योंकि अभी हम वेव मान रहे हैं। तो सब कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि अगर अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, कुछ मटेरियल जैसे जिंक वगैरह का इंसिडेंट होते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी जब अल्ट्रावायलेट रेज है जिंक या इस तरह के मेटल्स के ऊपर इंसिडेंट की जाती है तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। करंट फ्लो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजर्ट हो रहा होगा। तो इस फेनोमेना को उन्होंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब होता है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से एक स्टेटमेंट सुनिएगा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम certain फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फोटो का मतलब लाइट होता है, फोटो सेंसिटिव एलिमेंट्स जैसे सोडियम, शॉर्ट में लिख रहे हैं सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, है ना? These are certain photosensitive elements from certain photosensitive elements when light of suitable frequency। suitable का मतलब आपको पता ही है, suitable क्या है? सभी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट से इलेक्ट्रॉन जो है नहीं एक्साइट होता है। when light of suitable frequency, इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर
photosensitive material। ठीक है, तो emission of electron when certain photosensitive elements, emission of electron कहां से, from certain photosensitive elements like sodium, potassium, cesium वगैरह, when light of suitable frequency को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फॉल ऑन द फोटोसेंसिटिव मटेरियल, ये मान लीजिए आपका कोई सरफेस है, किसका बना हुआ है, पोटेशियम का। आपने देखा कि इससे जब ये लाइट रे गिर रही है ना, ये लाइट रे जब इससे इंसिडेंट हो रही है तो क्या हो रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये गिरा, इसने भी इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ये गिरा, इसने भी इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो देख रहे हैं जब लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कम से कम इतनी है ना, कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम या तो इतनी है या तो इससे ज्यादा है। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है इन सभी की फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, जो कि इससे ज्यादा है या इसके बराबर है। तो जब भी ये लाइट्स जिनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड, इसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इमिट करेगा इस फोटोसेंसिटिव मटेरियल से। ये मटेरियल है ना, ये कौन सा मटेरियल है, फोटोसेंसिटिव मटेरियल। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब ये लाइट जो गिर रही है ना, इन सबकी एनर्जी क्या होगी, h nu, क्योंकि इन सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है, और न्यू क्या है, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन सर्टेन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, इट हैज इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, दिस फेनोमेना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक तो हमने बताया कि फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है। अच्छा, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉल ऑन द मटेरियल, तो कौन सा मटेरियल, फोटोसेंसिटिव मटेरियल। उसको जानने से पहले एक चीज और हमको जानना है, और वो क्या जानना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो उसको भी जान लेते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उसको समझना है। मान लीजिए ये आपका कोई फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, ठीक है, ये फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, पीएस मटेरियल है। अब आपने क्या किया, हमको मालूम है कि इससे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब जो लाइट इस पे आप गिरा रहे हैं ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, इसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम कितनी हो, 5 हर्ट्ज हो। तो आप 4 तरह की लाइट ले रहे हैं, लाइट नंबर 1, लाइट नंबर 2, लाइट नंबर 3 और लाइट नंबर 4। ये संख्या केवल बता दी है, ठीक। इसकी एनर्जी है 3.5 जूल, इसकी एनर्जी है 4 जूल, इसकी है 2 जूल और इसकी है 7 जूल, ठीक। अब सवाल उठता है, 4 तरह की लाइट है, पहली लाइट की एनर्जी 3.5 जूल, दूसरे की 4 जूल, तीसरे की 2 जूल, है ना, इसकी कितनी है, 7 जूल। सवाल ये उठता है कि इस फोटोसेंसिटिव मटेरियल से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, ये वाला निकाल पाएगा, ये वाला कौन निकाल पाएगा। दिया गया है कि इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी, 5 हर्ट्ज इस मटेरियल की, यानी वही लाइट केवल इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, यानी 5 हर्ट्ज के बराबर हो, या इससे ज्यादा हो, तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने की पहली शर्त क्या है कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां आप देखो 3.5 क्या है, 3.5 लेस देन 5 है, यानी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो ये नहीं निकाल पाएगा। यहां नंबर 2 पे ये भी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। यहां 2 जूल, ये तो बहुत कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। 7 जूल
the minimum frequency which is required in order to eject the electron from any material। समझ में आया? उसको हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ हम लिखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और अब आपके समझ में आ गया होगा तो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में ही बात करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेंगे इसे न्यू नॉट से। क्या होगा? द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट which is required to eject electron from any material is known as थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। यानी इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हो? कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। यानी फॉर रिजेक्शन, ये कंडीशन है, फॉर रिजेक्शन of electron, ejection of electron, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट, ये कंडीशन है। तो ये बात हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी पॉसेस्ड बाय एनी लाइट इन ऑर्डर टू eject electron from the surface is known as threshold फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे एक और टर्म है, उसको भी जान लेते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इतनी है तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट को हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन है ना। तो वर्क फंक्शन की इसी टर्म में हम आपको समझा देते हैं। अच्छा देखो, जूल में हमने इसको समझा रखा था, एक्चुअली वो वर्क फंक्शन ही हमने समझा रखा था। यहाँ फ्रीक्वेंसी अगर 5 हर्ट्ज लिखना चाहिए था, याद रखिएगा। जूल यानी एनर्जी वर्क फंक्शन के टर्म में हमने समझा दिया। चलिए कोई बात नहीं है, वर्क फंक्शन के टर्म में भी हम समझते हैं ऐसे ही। देखो अगर हमको एनर्जी, अब देखो हर्ट्ज पहले वाले केस में हर्ट्ज रखना चाहिए था। अब वर्क फंक्शन का मतलब क्या है समझिए। अगर हमको ये मालूम है कि इस फोटोसेंसिटिव मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो लाइट इंसिडेंट है उसकी एनर्जी कम से कम 5 जूल होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक, तो हमने क्या किया? 4 तरह की लाइट है, 1 2 3 4। पहले की एनर्जी 3.5 जूल है, दूसरे की 4 जूल है, तीसरे की 2 जूल है, चौथे की 7 जूल है ना। ये तो देखो एनर्जी, ये इस सरफेस के लिए लाइट की एनर्जी यदि 5 जूल या 5 जूल से ज्यादा होगी, अगर एनर्जी यानी क्या वर्क, ऐसे समझो, एनर्जी या वर्क एक ही बात है। ठीक है, तो अगर एनर्जी 5 जूल के बराबर होगी या 5 जूल से ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। यानी W should be greater than or equal to W naught, तभी एनर्जी, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब देखो यहाँ कम है, नहीं निकला, यहाँ कम है, 5 से नहीं निकला, ये भी कम है, नहीं निकलेगा, 7 जूल ज्यादा है। तो ये इस कंडीशन में जो तुम्हारा एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो वर्क फंक्शन कुछ
वहां फ्रीक्वेंसी लिखते थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी which is required to eject electron from any material। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? W नॉट से। तो इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कितनी है इसकी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइट की नहीं होती है, किसकी होती है? उस मटेरियल की होती है। ठीक है, अगर इस मटेरियल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू नॉट, तो वर्क फंक्शन एनर्जी क्या होता है? E नॉट को हम क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू कितना होता है? h और फ्रीक्वेंसी h न्यू नॉट। तो वर्क फंक्शन का फार्मूला हमारे पास क्या आ गया? h न्यू नॉट, जहां न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, w नॉट क्या है? वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मटेरियल इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट। अगर तो ये तो आपका डेफिनेशन हो गया और ये रिलेशन निकाल दिया। If the threshold frequency is nu naught, then work function is equal to h nu naught। एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, if threshold frequency of zinc is 8 into 10 to the power 14 hertz, find its work function। ठीक है, तो देखो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा? h न्यू नॉट। न्यू नॉट कितना है? इतना है, तो ये हो जाएगा 6.6 into 10 to the power minus 34। 6.226 की जगह 6.6 ले लिया हमने, into 8 into 10 to the power 14। सॉल्व करो, this much, और ये हो जाएगा 10 to the power minus 20 जूल। ठीक है, इतनी जूल इसका वर्क फंक्शन होगा। यानी अगर इतना एनर्जी लाइट के पास होगा जो इंसिडेंट होगा जिंक पे, तो वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, नहीं तो नहीं निकाल पाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ साइंटिस्ट, जैसे हर्ट्ज का क्या ऑब्जर्वेशन था, हार्वार्ड और लेनार्ड का क्या ऑब्जर्वेशन था फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन के लिए। छोटा सा एक लेक्चर होगा, इसमें कुछ खास लिखा नहीं जाएगा। बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट रहा वो लेनार्ड का, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पे, लाइट के फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के नंबर पे, है ना, या काइनेटिक एनर्जी पे। तो ये सारा सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेक्चर 3 में ही होगा, और उसी से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का आना ही है, इसलिए बहुत ही संभल के इन चीजों को आप याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।